अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़हीम भट्टी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं असल बात। साइफर केस में रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। साइफर केस सिफारती दस्तावेज से मुतालिक है जो मुबैना तौर पर बानी पीटीआई के कब्जे से गायब हो गई थी। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि साइफर में बानी पीटीआई को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में कब क्या हुआ ये आपको बताते हैं। साइफर का मामला पहली बार 27 मार्च 2022 को उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई ने एक जलसे में अवामी सतह पर उठाया था। जलसे के दौरान बानी पीटीआई ने अपनी जेब से खत निकाल कर दावा किया था कि उनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद उनकी बैरूनी पॉलिसी के सबब है, गैर मुल्क की साजिश का नतीजा थी और उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए बैरून मुल्क से फंड्स भेजे गए। मुबैना तौर पर यह साइफर 7 मार्च 2022 को अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने और उस पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास तलब करने से एक रोज़ कबल भेजी गई थी। बाद अज़ां पीटीआई हुकूमत ने इस सिफारती केबल को अपना इक़्तिदार ख़त्म करने की साजिश करार देते हुए इस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया था। इजलास में मरासले को पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत करार देते हुए इसका सिफारती तौर पर जवाब देने का अज़्म जाहिर किया गया था। 9 अप्रैल 2022 की रात कौमी असम्बली में उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद 174 वोटों के साथ कामयाब हो गई थी, जिसके बाद बानी पीटीआई मुल्क के वो पहले वज़ीर आज़म बन गए जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। हुकूमत की तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास हुआ था, जिसके एलामिया में कहा गया था कि कौमी सलामती कमेटी को आला तरीन सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मुतला किया है कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। मरकजी मुल्जिम करार दिए गए इमरान खान 1 अक्टूबर 2022 को वफाकी काबीना ने बानी पीटीआई और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी और इस मामले की तहकीकात वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के सुपुर्द की गई। 5 अक्टूबर 2022 को FIA के शोबा इंसदाद दहशत गर्दी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और उनके मावनीन को साइफर में मौजूद मालूमात के हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश करके कौमी सलामती को ख़तरे में डालकर अपने ज़ाती मफाद के हुसूल की कोशिश पर नामज़द किया गया था। FIA की जानिब से दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR में शाह महमूद कुरैशी को नामज़द किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात 5 और 9 के साथ ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई, साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके मुआवनीन जो है उनको क्लासिफाइड दस्तावेज़ की मालूमात गैर मजाज अफराद को फ़राहम करने में मुलव्विस थे। 5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को सरकारी तहाइफ की तफसीलात छुपाने से मुतालिक तोशा खाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। फैसला उनके फ़ौरन बाद इस फैसले के उन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में वाक़े ज़मान पार्क में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया था। 20 अगस्त 2023 को FIA ने शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सिफारती साइफर से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद कर दिया। 19 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। ताहम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वज़ीर आज़म को जेल में ही कैद रखने का हुक्म दे दिया था, जबकि 30 सितंबर 2023 को वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने अदालत में चालान जमा कराया था, जिसमें मुबैना तौर पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शंस 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन अफशा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुल्जिम करार दिया था। FIA ने चालान में 27 गवाहान का हवाला दिया। मरकजी गवाह आजम खान पहले ही बानी पीटीआई
के खिलाफ FIA के सामने गवाही दे चुके थे। आजम खान ने अपने बयान में मुबैना तौर पर कहा था कि बानी PTI ने इस खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल अवाम की तवज्जो अदम एतमाद की तहरीक से हटाने के लिए किया, जिसका वो उस वक्त बतौर वजीर आजम सामना कर रहे थे। गुज़िश्ता बरस 23 अक्टूबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कायम खुसूसी अदालत ने बानी PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी थी। 25 अक्टूबर को बानी PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी थी, जबकि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जारी जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया था। बाद अज़ां 23 नवंबर को साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को इस्लामाबाद के फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की हिदायत कर दी थी। 28 नवंबर को बानी PTI को खुसूसी अदालत में पेश करने से अडयाला जेल हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात के सबब माजरत कर ली थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया था कि केस का ओपन ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा, जबकि 1 दिसंबर को वफाकी वजारत दाखिला ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। 2 दिसंबर को बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की कार्रवाई अडयाला जेल में दोबारा शुरू हुई। ताहम जेल हुकाम ने बेशतर सहाफ़ियों को ओपन ट्रायल में शिरकत से रोक दिया। समाअत के दौरान बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। 4 दिसंबर को होने वाली समाअत में फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस के नकूल फराहम कर दिए गए थे। जज ने केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और 13 दिसंबर को साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। 23 जनवरी को खुसूसी अदालत में जेर समाअत साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलम बंद कर दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज़ 29 जनवरी को खुसूसी अदालत में जेर समाअत साइफर केस में रात गए तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए थे। आज होने वाली समाअत के आगाज़ पर ही मुल्जिमान बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया और जिस पर बानी PTI ने 342 के तहत अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। बाद अज़ां साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई थी। ये हमने आपको वो टाइमलाइन शेयर की है कि साइफर केस का आगाज़ कैसे हुआ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस सफ़ेद कागज़ को जलसे में लहराने से लेके आज तक के फ़ैसले तक। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जावेद सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, और याहिया फ़रीद, माहिर कानून। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। जी याहिया साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या फिर बानी PTI के पास या शाह महमूद कुरैशी साहब के पास अब कौन सा लीगल प्लेटफॉर्म है? सबसे पहले वो कहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं? देखिए, लीगल प्लेटफॉर्म्स तो उनके पास अभी हाई कोर्ट है जिसमें वो अपील फाइल बल्कि कर भी रहे हैं। अब उनका बयान आ भी गया है कि वो अपील जो है वो फाइल करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात देखिए ये है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये चंद ही कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई की गई हो। देखिए, जहाँ तक अलकादे ट्रस्ट केस की बात आती है या तोशाखाना केस है या दीगर नैब के रेफरेंसेस हैं जो हमने पास्ट में भी देखे हैं, वो PMLN की गवर्नमेंट के लोगों के, PMLN के कुछ लीडर्स के खिलाफ बनाए गए या पीपल्स पार्टी के लीडरान के खिलाफ। तो देखिए, ये जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के केसेस होते हैं ये प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसकी लाइन लग जाती है, 10-10 वॉल्यूम बिल्ड किए जाते हैं और केस जो है वो बहुत टाइम लेता है बिकॉज मल्टीपल उसके अंदर एक्यूज पर्संस होते हैं, विटनेसेस की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, अप्रूवर्स होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है
और एक चेन क्रिएट करना प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, एम्बेजल्ड फंड कहाँ से आए थे, ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हुई थी, बैंकिंग बैंकिंग चैनल्स कौन कौन से थे। लेकिन ये जो केस था साइफर का, ये इन रियलिटी एक बहुत सीधा साधा केस था, क्योंकि इसके अंदर तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो एज सच कोई ज़रूरत थी नहीं। डॉक्यूमेंट जो था वो तो उसी के ऊपर तो ही सवालिया निशान बना हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट ही कहाँ पे है। तो ये ओरल एविडेंस का केस था, और जहाँ तक आपने कहा कि 25 लोगों की विटनेसेस की जो है वो टेस्टिमनी रिकॉर्ड की गई, लेकिन एक्चुअली में जो है वो दो ही शख्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक तो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द लाइजन between the prime minister office and the foreign office or the foreign embassies। और उसी तरीके से हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर थे असद मजीद, उनकी भी बयान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस केस में एक्चुअली सेक्शन 51C और 51D की कार्रवाई हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, और दो ही इंपॉर्टेंट विटनेसेस थे। दोनों की जो टेस्टिमनी आई वो बहुत डेंजरस थी पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। और जो चार चार्जेस फ्रेम किए गए, अदालत ने जो चार्जेस फ्रेम किए गए, वो चारों जो है वो कोरॉबरेट हो गए विटनेसेस की टेस्टिमनी के साथ। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, क्या उन्होंने स्टार्ट से क्या अपनी लीगल स्ट्रेटजी ठीक रखी थी साइफर केस में या नहीं। देखिए, इस केस में एक सबसे बड़ा जो लकूना था, या डिफेंस के पास जो आर्ग्यूमेंट थी, वो ये थी, होनी चाहिए थी, कि ये जो क्लासिफाइड साइफर की आप बात कर रहे हैं, ये कैबिनेट ने डी क्लासिफाई कर दिया था, और वो डी क्लासिफिकेशन के ऊपर उनको आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए थी कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है थ्रू द कैबिनेट कि वो किसी चीज को डी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये आई कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, उनका फोकस इस बात पे रहा कि ये जो साइफर है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान की आवाम से इसका ट्रस्ट उठ जाता है, और देखें हमारे बाहर से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। लेकिन देखिए, ये सियासी रैलीज में, जलसों में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अदालत के अंदर तो आपने अदालती कार्रवाई करनी है, और ठीक है आपने जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पैरामीटर में रहते हुए आपने अपने पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स टेकन। बिल्ड आप करने। आपकी राय ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं या जो उनकी लीगल टीम थी, उन्होंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, सिग्निफिकेंट थे। अच्छा नौशाद साहब, अब आप इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी सियासी जमात जो होती है उसका मुस्तकबिल जो है वो वोटर्स के हाथ में होता है। और सियासी जमातें जो हैं वो मुश्किल हालात के अंदर भी अपनी स्ट्रगल को जारी रखती हैं। ये हालात हमने बहुत सी सियासी जमातों पर देखे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पहली जमात है जो ये सारा कुछ देख रही है। ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 6 साल 40 दिन पहले की एक तस्वीर मेरे सामने से गुजरी, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो मिठाइयाँ खा रहे थे और अपने दोस्तों को खिला रहे थे। वो एक बड़ा सा लड्डू जो है वो हमारे इस वक्त जो सदर मुमलिकत हैं उन्हें भी खिलाया जा रहा था। तो ये जो सेलिब्रेशंस थी, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 साल 40 दिन पहले ये की एक तस्वीर है। इससे पहले भी हमने देखा है, आप जानते हैं, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी जो है वो इस सारे प्रोसेस से गुजरी हैं। माँ सिवाय एक शायद जमात ऐसी है जिसको ख़त्म किया जा सका है, उसके अलावा हमने कोई ऐसी सियासी जमात नहीं देखी जिसको ख़त्म किया जा सके। तो मामला ये है फ़हीम साहब कि हम ना दायरों के सफ़र में हैं। ये बात दुरुस्त है, ये आर्गुमेंट भी ठीक है कि हम चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं कर पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में शायद सियासतदानों की जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर आप देखिए कि आज आपको शायद इस तरह की तस्वीरें ट्विटर पर नहीं मिलेंगी कि कोई दूसरी जमात जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक शिद्दत पसंदाना सोच की हामिल जमात रही है और वो बड़ी अग्रेसिवली चीज़ों को करते हैं और उसको अग्रेसिवली प्रोपोगेट भी करते हैं। तो इसलिए वो जो थे ठीक है। वो हर मामले के ऊपर बहुत जिसे कहते हैं अग्रेसिव स्टांस के साथ गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रख के चलते हैं, जिसका नुकसान आज जो बानी हैं पीटीआई के उनको उठाना पड़ रहा है। आज वो जेल से बैठकर हमें उनके पैगामात सुनने को मिलते हैं कि मैं स्टैब्लिशमेंट से भी बात करने को तैयार हूं, मैं सियासी जमातों से भी बात करने को तैयार हूं, लेकिन जब हम उन्हें कहा करते थे, जब हम उन्हें समझाया करते थे या मीडिया कहता था या उनके दूसरे जो जैसे कहते हैं कि जो दूसरे दीगर सियासतदान है वो समझाते थे, उनके अपने फॉलोअर्स में भी जो सेंसिबल लोग थे
जो पुराने पॉलिटिशियंस थे वो समझाते थे, तो उस वक्त वो उनकी बात तस्लीम नहीं करते थे, वो ठीक है। पार्लियामान में साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, वो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। आप समझते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई है? नहीं, मैं नहीं समझता बहुत देर हुई है। ये इट्स लेट बट नेवर टू लेट। ठीक है। शायद आज ये वक्त है कि उनको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो केसेस होते हैं और फिर उनके फैसले होते हैं और उसके बाद ये जो मामला जिस तरह से चलते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी अपनी जो सियासत है उस पर नजर करें, उसके अंदाजो अतवार को बदलें। ये जो सियासी बसीरत है वो जरूरी है। अगर उनमें सियासी बसीरत होगी तो वो ये मामला जो है इनको कुछ वक्त के लिए डील करने के बाद वो अपने आप को इससे सरवाइव करवा सकते हैं। मैं अमूमन कहता हूं कि 9 मई के जो मामलात हैं उसके हो जाने के बाद ये इमरान खान साहब की सियासी बसीरत से पता चलेगा कि क्या ये पोलियो हुआ है या ये नमूनिया हुआ था या बुखार हुआ था। ठीक तो है। अगर अगर वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए, अगर वो सियासी जो उनमें अक्लमंदी बसीरत नजर आई, तो वो हो सकता है इस वक्त को वो टाल जाएं, इस वक्त को निकाल दें। ठीक है लेकिन जो जी। अब तक की हमारी सिचुएशन है, मुझे लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब में वो सियासी बसीरत मुझे नजर नहीं आई। और अगर अभी भी ना आई तो फिर मामला जो है वो मुश्किलात का ही शिकार रहेंगे वो। पॉइंट टेकन जी। याया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, जावेद साहब से जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पे सूरत हाल, दो तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं वो डीमोरलाइज हो जाएं और टर्नओवर उसकी वजह से कम हो जाए, या फिर इस फैसले के बाद शायद वो ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर निकलें। जावेद साहब का एनालिसिस क्या कहते हैं इस ब्रेक के बाद? नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जी जावेद साहब, आप क्या समझते हैं जो 9 मई का वाकया हुआ है उसके बाद जो क़यादत थी उसको सख्ती से तरदीद करनी चाहिए थी और इसको डिस्करेज करना चाहिए था, तो फिर आज जहाँ पे खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना खड़ी होती, ये दिन ना देखना पड़ता? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो 9 मई का एक्शन है, वो बड़ा ही मिस्टेकन और बड़ा ही गलत एक्शन था। उसकी वजह ये थी कि वो शायद समझते थे कि अवाम का एक समुंदर निकल आएगा और ये सारी जो इंतज़ामी कोशिशें होंगी उसको ख़राब करने की या उसको डिस्पर्स करने की, वो नाकाम होंगी। एक तो लोग बहुत ज़्यादा नहीं निकले, फिर इन्होंने क्राउड को मिसलीड किया और उनको वायलेंस पे उकसाया, और ये दैट वेंट अगेंस्ट द पार्टी इंटरेस्ट, और उसी की ये कीमत आज दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे पहले माजी में भी हो चुका है। भुट्टो साहब को जब सजा हुई थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी मुख्तलिफ शहरों में निकलने की, एहतजाज करने की, गम और गुस्से का इजहार करने की, लेकिन उसको सख्ती से कुचल दिया गया था। अगरचे वो हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियों को एक लिमिट जो है, एक हद जो है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जिसे ये रेड लाइन कहते हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। और मुल्क का एक ताकतवर इदारा, उसके साथ कन्फ्रंटेशन जो है, उसके नतायज कभी अच्छे नहीं हुए। अगरचे मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें ये जो फैक्टर है एस्टैब्लिशमेंट का, इसका रोल बड़ा महल नजर है। इस पर कई सवालात उठते हैं, लेकिन इसके साथ टकराव जो है वो किसी सियासी जमात ने उससे कभी फायदा नहीं उठाया। हाँ, कन्फ्रंटेशन की एक जो इनविजिबल, गैर महसूस सूरत हाल होती है, उससे तो सियासी फायदा होता है, लेकिन अगर आप बराह रास्त इस इदारे के साथ मुतसादम हो और एक तसादम खड़ा कर दें तो उसका आपको फायदा नहीं होगा, उसका बहुत नुकसान होगा। और ये हुआ है पीटीआई को। पीटीआई ने एक बड़ी मिस कैलकुलेशन की है और उसकी सजा ये आज उनकी ठीक लीडरशिप है। भुगत रही है। ठीक है। जी, नौशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद या वाक़यात के बाद और आज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनको कितनी सियासी स्पेस मिली है? ये अपनी जो स्पेस है वो अपनी जगह मौजूद है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है ना, देखिए मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इसलिए भी, देखिए 9 मई के बाद जब उनकी एक मेजर लीडरशिप जो जिलाई सतह तक लीडरशिप जो है वो मिलकर रह गई है, उसका तंजीमी ढांचा बिल्कुल हिला हुआ है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आप ये 28 जनवरी की कॉल को सिर्फ देखिए कि 28 जनवरी वाले दिन जब पूरे मुल्क के अंदर, हालांकि वो उसका मकसद जो है बताया ये गया था कि आप रैलियां निकालेंगे क्योंकि आप अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन हमें पूरे मुल्क के अंदर उस तरह की कोई
जिसे कहते हैं ना कि कोई आप ये कह लीजिए कि केपीके के अंदर भी जहां पे वहां पे जहां पे किसी किस्म की कोई दफा 144 नहीं नाफिज की गई, वहां पर भी हमें कोई रैली कोई काबिल जिक्र नजर नहीं आई। ये नहीं था कि हजारों लोग बाहर निकले हों, कोई 100, 150, 50, 60 लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पे हमने जरूर देखे। कराची के अंदर कुछ एक वाकया भी हो गया, लेकिन ये सारे लोग जो है ज्यादातर मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे तो इसके बाद बहुत तेजी आ सकती है, आपको ट्विटर पे भी बहुत तेजी नजर आएगी, बड़ी जंग और जदल नजर आएगी, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो जरा मुख्तलिफ है। अब जब आप 9 मई की बात करने के बाद जब आप आज सजा की बात करेंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोग निकालने पड़ते हैं, लोग खुद से नहीं निकल आते। आज तक की जो हमारी पाकिस्तानी सियासत की जो तारीख मेरे इल्म में है, उसमें मुझे नहीं लगता कि लोग जो है, हमारा मिजाज इस तरह का है कि लोग जोक दर जोक बाहर निकल आए। ये 9 मई वाले दिन भी अगर जोक दर जोक बाहर निकल आते तो शायद मंजर मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर 9 मई भी हुआ, उससे पहले उसकी ग्राउंड तैयार की जा रही थी, लोग जो है लोगों को उकसाया जा रहा था। ये जो नफरत की सियासत के बोझ बोए गए थे, उसकी फसल उस दिन काटी गई। उसके बाद फिर अल्टीमेटली अब जिस सिचुएशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, अगरचे वो दावेदार है इस बात की कि जी उन्होंने हर हल्के से जो है वो उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन हमें पता है कि प्रोपेगेंडा करने में और काम करने में हकीकत ग्राउंड पे जो काम करना होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। लोग कहते हैं कि 50% जो इंतखाब है वो इंतखाब वाले दिन जीता जाता है, यानी 50% जो है उस दिन वोटर को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जब आपके पास तंजीमी ढांचा जो है वो हिला हुआ हो, आपके लोग जो है वो मफरूर हों, आपके लोग सामने ना आते हों, तो वहां पे तो पहले असल मसला ये होगा कि इंतखाब लड़ने वाले दिन पोलिंग एजेंट पूरे करने हैं, वहां पर लोगों को बिठाना है, वहां पे लोगों को पहुंचाना है। फिर अभी नई जो इतला सामने आ रही है, जिस तरह 28 जनवरी के बारे में ये ख्याल था कि ये जो कॉल दी गई थी, इसके पीछे मकसद ही ये था कि जो साइफर केस पे प्रेशर बनाया जाए, पूरे मुल्क में सिट इन की जाए, जहां जहां पे लोग रैली निकाल के बड़ी तादाद में पहुंच जाए, वो वहां बैठ जाएं और बैठने के बाद ये प्रेशराइज करें एस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो आगे जो मामलात उनकी नजर में आ रहे थे, जो उनको महसूस हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, साइफर केस और तोशाखाना केस, इन केसेस के फैसलों पे असरअंदाज हुआ जाए, वो नहीं हो सका। तो अब जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो उस दिन कोई इस तरह से उनको फ्री हैंड शायद मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा, और ना ही उनमें ये ताकत है, सकत है, और ना ही उनकी कोई तंजीमी लेवल इस तरह का है कि वो कहा जाए कि वो वोटर्स को निकाल निकाल कर बाहर ले आएंगे। जो इलेक्शन डे होता है वो एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से आपको प्लान करना पड़ता है। प्लान करने के बाद उम्मीदवार अपने आप यूं समझिए कि एक हल्के के अंदर अगर नेशनल असेंबली का हल्का है तो कोई 100-150 लोग वो होते हैं जिनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, जिन्होंने लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से बाहर निकालकर अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट पर लाना होता है। लोग बहुत कम तादाद ऐसी है जो लोग खुद से चलकर आपके पोलिंग स्टेशन पर आते हैं तमाम सियासी जमातों के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो जो इंतखाब होने जा रहा है उसके अंदर बहुत ही वीक पोजीशन है, हर ठीक है। तरह से उनके अगेंस्ट है टाइड जो है। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा कोई इंप्रेसिव कोई चीज करने की पोजीशन में होंगे। अगर ऐसा होता तो 28 जनवरी को भी रैलियां उस तादाद में निकली होती, और शायद 9 मई वाला जो दिन है जो पीटीआई के लिए प्रॉब्लम बन गया, उस दिन भी को मुल्क में जमे गफीर ठीक कहीं है। नजर आता। ठीक है, इलेक्शंस करीब हैं, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनालिसिस हमारे जो मेहमान हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे कि पंजाब में जो हुकूमत कर गया, पंजाब में जो जीत गया, पंजाब में जिसने मार्का मार दी, जिस पार्टी ने हुकूमत वही पार्टी बनाने जा रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में बहुत एक्टिव है, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो जानना ये कि पंजाब में असल मार्का किन पार्टीज़ के दरमियान है और कौन सी पार्टी अपेरेंटली इस वक्त तगड़ी है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी जावेद साहब, आप क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने दावे भी किए हैं कि यहाँ पे हम दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा गाड़ेंगे और तीर यहाँ पे शेर का शिकार करेगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त पंजाब की अहमियत क्या है और इन इलेक्शंस में, और असल मुकाबला किन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है? देखिए, पंजाब ही असल में मैदान जंग है इंतखाबात के तनाजुर में, और बैटल फील्ड यही है, और जो भी यहाँ से जीतेगा और जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। सबसे ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स जो है वो पंजाब से हैं। आबादी के लिहाज से भी 62% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है। सो यहाँ पे एक बड़ा मार्का होगा। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, इन्होंने
बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। ये वो बात है कि इन्होंने बहुत ताखीर से यहाँ पे पंजाब को रीगेन करने की, पॉलिटिकल सेंस में रीगेन करने की कोशिशें की हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा बराबर साबित होती नहीं नज़र आती, क्योंकि इन्होंने जो आस्ता आस्ता पंजाब को लूज किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको दोबारा ये फतह करने में कामयाब नहीं हो सकते। और भुट्टो साहब के ज़माने में पंजाब ही उनका सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड था, किला था। और लाहौर और पूरा पंजाब जो है, आपको पता है 1970 के इलेक्शंस में जिसको भी जुल्फकार अली भुट्टो ने खड़ा किया वो जीत गया, और पंजाब ही पीपल्स पार्टी का गढ़ था। बेनज़ीर भुट्टो जब 10 अप्रैल 1986 को वापस आई लंदन से जलावतनी के बाद, तो उनका जो बेपनाह जबरदस्त इस्तकबाल हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनको वहां पे वेलकम किया था। तो पंजाब था 1988 तक भी पंजाब पीपल्स पार्टी ने पंजाब ने साथ दिया था पीपल्स पार्टी का। लेकिन उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतें बेनज़ीर के दौर में बनी, फिर जरदारी साहब की 2008 की जो हुकूमत बनी, ये 3 हुकूमतें पंजाब को रीगेन करने में या सपोर्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। बिलावल साहब कर रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब की वो अपील भी नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो बिल्कुल गैर फाल लोग थे उनको थोड़ा मुतर्रक किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इन टर्म्स ऑफ सीट्स या पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ अच्छा जावेद वो साहब कोई बड़ी बताइएगा कि तारीफ आप क्या समझते हैं, वजह क्या समझते हैं कि या वजूहात क्या समझते हैं 88 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रीगेन क्यों नहीं कर सकी पंजाब? उसकी वजह यह है कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी, और इस पर बड़े चार्जेस लगे हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के हक में नहीं थी खुल के, और दूसरी तरफ ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको एक बैकिंग थी एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो पंजाब में अपना असर रसूख, सियासी असर रसूख कामयाब बनाने में कामयाब रहे। सो मैं समझता हूँ कि वो जो नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस था पंजाब में, उसको तोड़ नहीं सके, उसका कोई तदारक नहीं कर सके। सो इसलिए अब बड़ा मुश्किल है उनके लिए। और 2008 से 13 तक जो उन्होंने कोताहियां की हैं जरदारी साहब के दौर में, वो रिकवर नहीं कर सके अभी तक, और इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर देम टू ठीक है, रिकवर इन पॉइंट टेकन। पंजाब। जी ठीक है। रुशाद साहब आप क्या समझते हैं, आपको लग रहा है अपेरेंटली सिंध पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब नून के पास वजीर आजम मियाँ साहब और सदर पाकिस्तान जरदारी साहब? देखिए, ये तो इलेक्शन के नताइज के बाद ही इसके ऊपर कोई बात की जा सकती है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिसकी कोई जिसे कहते हैं कि कोई सेंस ना हो। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं पंजाब की, ये दुरुस्त बात है कि पंजाब में आप ये देखिए कि जरदारी साहब से पूछा गया कि आप क्या 30 सीटें ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जो जो हो नहीं सकती। पॉसिबल ना हो जी। अगर 30 सीटें पंजाब से ना हो तो फिर कोई भी कहीं से कुछ भी ले ले, पूरे का पूरा सूबा भी उसके पास हो, वो वफाक में हुकूमत नहीं बना सकता। देखिए प्रॉब्लम क्या है, 141 सीटें हैं, और 141 सीटों में अगर आप मुझसे पूछें तो शायद को 8-10 सीटें ऐसी होंगी जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही हो। मैं नजर की बात कर रहा हूं, मुकाबला तो एक अलग बात है। पंजाब में मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून का, और तीसरे नंबर पे मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि टीएलपी का भी एक जो है ना अच्छा खासा वोटर जो है वो चार्ज हुआ है। तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जो भी कर रहे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, असल में वो नून लीग की मुखालफत ऐसा सच नहीं कर रहे, वो एंटी नून लीग वोट को केटर कर रहे हैं ताकि पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। पीटीआई का वोटर कम से कम जो है ना वो वोट डालने की पोजीशन में आए। वो तमाम लोग, क्योंकि पीटीआई का जो खमीर है, मैं कहता होता हूं पीटीआई का खमीर पीपल्स पार्टी से उठा था। ये जो पीपल्स पार्टी की अगली नस्ल है जो मायूस थी जरदारी साहब की मुफाहमती सियासत से और अदरवाइज जो उनकी डिलीवरी है उसके पर्सपेक्टिव के अंदर, तो वो जो नस्ल है वो पीटीआई का हिस्सा बन गई। सो इसलिए उनकी कोशिश ये है कि वो तमाम नाराज जो लोग हैं, जिनके बारे में अभी जावेद साहब ने आपको बताया कि ये जो 3 हुकूमतें थी उस दौरान जो तमाम तर पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे, जो उनके लीडर्स थे, या उनकी जो यहाँ क़यादत थी मुकामी सूबाई ज़िलाई, वो सारे लोग नाराज हो गए और वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी छोड़ते चले गए। ये कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम उन लोगों को दोबारा से कुछ हद तक कुछ लोगों को वापस लाया जा सके, ताकि पीपल्स पार्टी ये कह सके कि वो वफाक की जमात है। यहां भी कुछ 4 लोग उनको जानते हैं और वो पार्टी की सियासत कर रहे हैं।
बाकी अदरवाइज ये बात दुरुस्त है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अभी अंदरूने सिंध के अंदर उनको अगरचे मुश्किलात होंगी, इतनी ज्यादा नहीं है कि ये कहा जा सके कि कोई और जमात जो है वो सिंध उनसे ले जाएगी। इसी तरह से पंजाब के अंदर बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शोर बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्राउंड पर जब हम जाते हैं, जब हम हल्का वाइज उसको चेक करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं या वहां लोगों से बात करते हैं, तो नून लीग अब रिवाइव करती नजर आ रही है, बहुत तेजी से रिवाइव कर रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम लीग नून इतनी सीटें ले जाएगी जिसके बारे में ख्याल ये है, या नून लीग की कोशिश ये है कि वो पंजाब के अंदर से अपनी वो सिंपल मेजोरिटी कंफर्म कर ले, जिसके इम्कानात पैदा होना शुरू हो चुके तो हैं। आपको अब उनके अपेरेंटली पंजाब और विफाक नून लीग के पास जाता दिखाई दे रहा है अपेरेंटली। फिलहाल पोजीशन ऐसी ही है। ठीक है जो जावेद सदर साहब। साहब वाला मामला है, जी सदारत का मामला जो है ना, ये सीट्स के बाद जब मामलात सामने आएंगे कि किस जमात के साथ मिलकर क्या करना है, लेन तब ये देन तब चीजों के चलेगा। फैसले होंगे। ठीक है जावेद साहब, वक्त बहुत कम रह गया। आप क्या समझते हैं आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा होगा? आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, पाकिस्तान की इकॉनमी है। लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे, इन्फ्लेशन या अफरात ज़र अपने उरूज पर है, 42% से भी ज्यादा है, और लोग जो है उनकी तनख्वाहें या आमदनी इतनी बेअसर हो चुकी है, अपनी कदर खो चुकी है, उनके लिए जिंदा रहना मुहाल होता जा रहा है। मैं लोअर मिडिल क्लास की और बिल्कुल जो निचली सतह के दिहाड़ीदार लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी अक्सरियत है पाकिस्तान में। सो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जैसे बिलावल साहब कहते हैं मैं ठीक है 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा, दूसरी तरफ से भी इसी तरह के ऐलानात हो रहे तो हैं। उसमें सवाल फिर पैदा नौकरियों होता है की कि हमारे पे जो कर्जे हैं 78 ट्रिलियन की लाइबिलिटीज हैं, डॉलर पे पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर हमारे पास ऑलरेडी है नहीं, वो जी लाइन कहाँ से? निशात साहब शॉर्टली आपसे भी सेम सवाल है, आप क्या समझते हैं आने वाली हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और आप समझते हैं आने वाली हुकूमत उसको कबूल कर लेगी, फेस कर लेगी और हल निकाल लेगी? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मईशत ही है, और करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये इसकी पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर ही रियासत ने कुछ फैसले करने के बाद बहुत सी पॉलिसीज के ऊपर फैसले हो चुके हैं। नई पॉलिसीज कोई भी हुकूमत जो आएगी मुंतखब होकर, वो इस तरह से डिजाइन नहीं करेगी कि पिछली पॉलिसीज को अंडू कर दिया जाए। ठीक है तो जो पीडीएम गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसको एग्जीक्यूट किया निगरान हुकूमत ने, और अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि आप कम अज कम वेंटिलेटर से आपकी मईशत उतर चुकी है, अगरचे कि वो रूबा सेहत नहीं है, लेकिन उसको रूबा सेहत किया जा सकता है अगर उन पॉलिसीज को जारी रखा जाए। और अंडरस्टैंडिंग यही है कि अब इन मामलात, मईशत के मामलात को सियासत से अलग रखा जाएगा और मईशत के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी जो है ना वो बहुत अजीरन है। सबसे पहला टास्क जो है वो महंगाई को काबू पाना है, महंगाई पर, और उसके बाद ये बाकी ये जो दूसरी बातें हैं, ये जो नारे हैं 300 यूनिट वाले या इस तरह के, इनका कोई ये फायदा नहीं सियासी होगा, नारे ये हैं हम जी। कर नहीं ठीक है सकते, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि जैसे ही मुंतखब हुकूमत आएगी वो अगले आईएमएफ प्लान की तरफ काम शुरू कर देगी, कि उसके बगैर आप चल नहीं सकते। आप ठीक पे है जो आपने पेमेंट्स करनी है वही आप नहीं कर सकते अगर आप आईएमएफ प्लान में ना हुए तो। बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, जावेद सिद्दीक साहब और याहिया फरीद साहब। ये था हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल